हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो प्यारे साथियों? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। बाकी की जो क्लासेज अभी नहीं शुरू हुई हैं उसको भी आने वाले टाइम में शुरू कर दिया जाएगा और सारी क्लासेज आपको ऑनलाइन मिलेगी। तो आज की जो हमारी क्लास है ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। कौन सी? बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर। और जो है सब्जेक्ट जो हमारा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ठीक है। इसमें टॉपिक जो है वो है मेथड ऑफ कंपोस्टिंग या फिर खाद बनाने की विधि, ठीक है। खाद बनाने की विधियां, ये हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों। इसके पहले हमने कंपोस्ट के बारे में, ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के बारे में, ऑर्गेनिक खाद के क्या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे पे स्टेप बाय स्टेप हमने जानकारी प्राप्त की हम सब ने। और उसके बाद आज का जो हमारा क्लास होगा वो होगा कंपोस्ट बनाने की विधियों पर, क्योंकि इसके पहले की जो क्लास थी उसमें हमने कंपोस्ट के बारे में पढ़ा था कि कंपोस्ट क्या है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं कंपोस्ट बनाने की विधियों की अपनी क्लास को। तो सबसे पहले तो देखते हैं कंपोस्ट खाद बनाने की। वैसे तो 5 विधियां हैं, ठीक है, 5 विधियां हैं। इसमें हम दो विधियों का डिस्कस करेंगे, ठीक है, इंदौर विधि और बेंगलोर विधि का। इसमें आज की जो क्लास होगी हमारी, हम इसमें दो विधियों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहली जो 5 विधियां, इसमें पहला इंदौर विधि, दूसरा है बेंगलोर विधि। कौन सा है? बेंगलोर विधि। तीसरा है कंपोस्ट खाद बनाने की आधुनिक विधि। कौन सी विधि? आधुनिक विधि, ठीक है। और अगला जो है वो है एल्डको विधि और उत्प्रेरित कंपोस्ट विधि, 5वां नंबर है। वैसे आपके एग्जाम में जो बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर का जो एग्जाम होता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में ये दोनों विधियों के बारे में कई बार पूछा गया। कौन कौन सी? पहला इंदौर विधि है जो, और दूसरा बेंगलोर, और उसके बाद एडको विधि के बारे में भी पूछा गया है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। तो आइए शुरू करते हैं हम इंदौर विधि के बारे में कि इंदौर विधि से कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है या फिर इसकी शुरुआत किसने करी, कहाँ से, कब, क्या हुआ, सारी कहानी को हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि ये जो है इंदौर में सर अल्बर्ट हवार्ड नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया। देखो ये जो इंदौर विधि है दोस्तों, इसको इंदौर में, नाम से ये इंदौर विधि, ये तो भारत के इंदौर में, कौन से शहर में? इंदौर में सर अल्बर्ट हवार्ड नामक वैज्ञानिक ने, किसने? फिर से एक बार देखेंगे, हम इसको हाईलाइट करेंगे। सर अल्बर्ट हवार्ड नामक वैज्ञानिक ने विकसित किया था। कहां पे किया था? इंदौर में किया था, ठीक है। और उसके बाद आगे देखें, आवश्यकता अनुसार गड्ढे खोदकर उसकी गहराई, देखो खाद बनाने की जो विधि है, इंदौर विधि के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है एक गड्ढा तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? गड्ढा। उसी में तो हम खाद को तैयार करेंगे, तो एक गड्ढा तैयार कर लिया जाता है। माना कि ये हमारा गड्ढा है, ठीक है। उसकी जो गहराई होगी उसको 1.25 मीटर रखते हैं। 100 मीटर का मतलब समझते हैं दोस्तों, 1.25 मीटर, ठीक है, 1.25 मीटर उसकी गहराई रखते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसकी गहराई को नहीं रखते हैं। क्या करते हैं? गहराई को कितना रखते हैं गड्ढे की? 1.25, ठीक है। और उसके बाद इस गड्ढे में कूड़ा डालते हैं। क्या करते हैं? इस गड्ढे में कूड़ा डालते हैं, क्योंकि इंदौर विधि से हम कंपोस्ट बना रहे हैं। देखिए, बना तो कंपोस्ट खाद ही रहे हैं, लेकिन अलग अलग विधियां हैं। कौन कौन सी है 5 विधियां, इसके बारे में हमने जाना। और पहला जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंदौर विधि, ठीक है। इंदौर विधि में सबसे पहले एक गड्ढा, आवश्यकता अनुसार जितना भी आपके पास जगह हो, एक गड्ढा तैयार करते हैं। और उस गड्ढे की गहराई जो है 1.25 मीटर, लगभग 1 मीटर या 1.25 मीटर रखनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। अब उस गड्ढे में क्या करते हैं? उस गड्ढे में जो है हम कूड़ा करकट डालते हैं। क्या करते हैं? कूड़ा करकट डाल के गड्ढे को 15 सेंटीमीटर मोटी तह तक भर देते हैं। क्या करते हैं? मोटी तह लगा देते हैं। जो गड्ढा है हमारा खाद तैयार करने का, उसमें कूड़ा करकट डाल के 15 सेंटीमीटर मोटी तह लगाते हैं। फिर 5 सेंटीमीटर मोटी तह गोबर की खाद की लगाते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो गड्ढा हमने तैयार किया हुआ है 1.25 मीटर गहरा का, तो इस गड्ढे में सबसे पहले हम क्या करेंगे? 15 सेंटीमीटर के लगभग कूड़ा करकट की तह उस पर बिछा देंगे, ठीक है, सबसे नीचे। उसके बाद 5 सेंटीमीटर गोबर, क्या 5 सेंटीमीटर गोबर की खाद की तह लगा देते हैं। और प्रत्येक तह के बाद उसमें पानी छिड़क कर नमी पैदा करते हैं। कैसे? 15 सेंटीमीटर हमने कूड़ा करकट भरा, एक तह हमारी, ये हम मानते हैं ये सरफेस एरिया गड्ढा हो गया। उसके बाद
ये गड्ढा मान लेते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, गड्ढा तैयार कर लिया, उसमें जो है 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, कितना मान लेते हैं, ये हमारा 15 सेंटीमीटर ऊंचाई तक का हम कूड़ा करकट भर देते हैं, ठीक है उसमें। और उसके बाद फिर जो इसके बाद कूड़ा करकट की तह लगने के बाद 5 सेंटीमीटर की तह, कितनी 5 सेंटीमीटर मोटी तह क्या करते हैं, गोबर की खाद डाल देते हैं, कितना 5 सेंटीमीटर गोबर की खाद डाल देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, देखिए हम इसको अच्छे से थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं हम, पाँच सेंटीमीटर इसमें क्या करते हैं, एक तह लगा देते हैं, एक गड्ढा ऐसे हमने तैयार किया, ठीक है। गड्ढे में 15 सेंटीमीटर मोटी तह करते हैं कूड़ा करकट की, किसका 15 सेंटीमीटर कूड़ा करकट, ठीक है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर फिर गोबर की खाद भर देते हैं, क्या करते हैं, गोबर की खाद भर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद इस पे क्या करते हैं, ये 5 सेंटीमीटर के बाद इस पे पानी का छिड़काव करते हैं बढ़िया से अच्छे से, ताकि इसमें नमी बनी रहे, ठीक है, नमी बनी रहे। और जब गड्ढा पूरा भर जाए तो उसके ऊपर क्या करते हैं, यही सेम प्रोसेस करते करते हम पूरा गड्ढे को भर देना है, ठीक है। ये हमारे जो गड्ढे की गहराई है वो होनी चाहिए 1.25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 1.25 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस गड्ढे को पूरा ऐसे करके क्या करते हैं, भर देते हैं, ठीक है। जब गड्ढा भर जाए तो इसके ऊपर क्या करते हैं, गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, दोनों तरफ से गड्ढे को ऊपर से मिट्टी से ढक देते हैं, क्या करते हैं, मिट्टी से बंद कर देते हैं। और फिर जो ये तह हम 5 सेंटीमीटर कूड़ा करकट, फिर गोबर, फिर कूड़ा करकट, फिर गोबर, ऐसे जो हम तह तैयार करते हैं, प्रत्येक तह के बाद जो है कूड़ा करकट, गोबर, उसके बाद पानी, फिर कूड़ा करकट, गोबर, फिर पानी, इसी तरह से तह बनाते हुए जाते हैं। और जब ये गड्ढा भर जाता है पूरी तरीके से, तो गड्ढे को अच्छे से मिट्टी से क्या करते हैं, मिट्टी डाल के उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सप्ताह पानी का छिड़काव करते रहते हैं, इस पे पानी का छिड़काव डालते रहते हैं। और इसके बाद चौथे व 8वें सप्ताह पर क्या करते हैं, चौथा सप्ताह जब से कूड़ा करकट डालते हैं या प्रक्रिया जब शुरू करते हैं, उससे चौथे सप्ताह बाद और उसके 8वें सप्ताह बाद क्या करते हैं, 2 पलटाई करते हैं। एक पलटाई जो है, उसको पलटाई का मतलब उसको पलटते हैं, पूरा मिलाते हैं, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उसको पलट देते हैं पूरा। तो पहला जो है चौथे सप्ताह बाद, दूसरा 8वें सप्ताह बाद 2 पलटाई की जाती है, जिससे जीवाणुओं को वायु मिल सके, क्या मिल सके, जीवाणुओं को नाइट्रोजन, हवा या वायु मिल सके। देखिए कोई जब इसमें क्रियान्वयन की क्रिया होगी तो उसमें छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, उन्हीं के द्वारा जो है ये इसमें प्रक्रिया, क्रियान्वयन की प्रक्रिया होगी, ये इसमें सड़न होगी। तो क्या होता है कि उनको जब वायु मिल जाएगा तो कूड़ा करकट और गोबर की खाद के संपर्क में आ सके, और क्या होता है वो अच्छे से पूरे जो हमारा गड्ढे में हमने कूड़ा करकट और गोबर का एक तह जो पूरा रखा हुआ उसमें, उसको अच्छे से मिला देंगे तो वो पूरे में फैल जाएंगे, जिससे वो क्रियान्वयन की क्रिया जो होती है अच्छे से कर पाए। प्रत्येक पलटाई के बाद गड्ढे में पानी छिड़क देना चाहिए। क्या करते हैं, जब गड्ढे में सारे मटेरियल्स को पलटाई करते हैं, यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, उसको पलटाई करते हैं तो उसमें पानी डाल देते हैं, क्या करते हैं, पानी छिड़क देते हैं। और इस प्रकार से 6 से 7 महीने, कितना, 6 से 7 महीना। दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता है कि कंपोस्ट खाद कितने दिनों में तैयार हो जाती है या कितने महीनों में, तो इस पे विशेष ध्यान रखना, ये 6 से 7 महीने, कितना, कम से कम 6 से 7 माह के टाइम में ये खाद तैयार हो जाती है। कौन सी, कंपोस्ट खाद, वो भी इंदौर विधि से, ठीक है। इस पे तो ये खाद 6 से 7 महीने में तैयार हो जाती है। अब कंपोस्ट खाद में जो है कुछ क्या क्या प्राप्त होता है, कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, तो कंपोस्ट खाद में जो है सब देखें तो कंपोस्ट खाद में 0.5 क्या 0.5 नाइट्रोजन, और उसके बाद 0.15 फास्फोरस और 0.5% पोटास मिलता है। ये तो हो गया कि कंपोस्ट खाद में नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.5 और फास्फोरस 0.15 और उसके साथ पोटास 0.5 के परसेंट में मिलता है। इस विधि को हार्वर्ड व वार्ड ने इंदौर में विकसित किया था। इस विधि में क्या करते हैं, जो पशुओं के गोबर होते हैं उसका जो है उपयोग करते हैं उत्प्रेरक के रूप में। इस विधि में सुविधा अनुसार बड़ा मैदान या बड़ा गड्ढा तैयार करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बड़ा गड्ढा, जितना हमारे पास जितनी जगह हो उसी के हिसाब से गड्ढा तैयार करते हैं और जो है ये खाद बनाने की प्रक्रिया करते हैं।
अब इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि यदि छाया की व्यवस्था ना हो, क्योंकि ये जो है छाया में करना चाहिए, क्योंकि इसमें नमी की मात्रा पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए। इसलिए अगर सीधी खुली धूप में हम इसका ये प्रक्रिया करेंगे खाद बनाने की, तो उसमें क्या होगा कि उसमें नमी की मात्रा नहीं रह पाएगी, तो उस अवस्था में खाद को अच्छे से बनने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो क्या करेंगे, अगर छाया की सुविधा नहीं है तो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक कंपोस्ट नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, जून से सितंबर तक कंपोस्ट नहीं बनाते हैं। देखिए, अधिक धूप भी नुकसानदायक है और वर्षा ऋतु में अधिक पानी भी नुकसानदायक है। अब बात करें तो कंपोस्ट बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थ काम में लिए जाते हैं, यानी कि कंपोस्ट खाद, इंदौर विधि से कंपोस्ट खाद बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है। मिश्रित पौधे के अवशेष, किसका, मिश्रित पौधों के अवशेष, ये मिश्रित पौधों के अवशेष। इसमें मिश्रित पौधों के अवशेष का मतलब ये हुआ तो फसल, घास, वनस्पति के अवशेष, पेड़ पौधे, भूसा, पेड़ पौधों के अवशेष, भूसा, लकड़ी का बुरादा, बेकार वस्तुएं, घर के कूड़ा करकट, इन सब चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों को बेकार वस्तुएं जो है एकत्रित कर लेते हैं और सभी कठोर पदार्थों के कंपोस्ट बनाने से पहले छोटे छोटे टुकड़े तैयार कर लेते हैं या कुचल लेते हैं, कोमल पदार्थों को ढेर लगाकर सुखा लेते हैं। देखिए, पहले तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं कि कंपोस्ट खाद बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों की आवश्यकता होती है। तो मिश्रित पौधे के अवशेष, जैसे कि पौधों के अवशेष, पेड़ पौधे की पत्तियां हो गई और वनस्पति हो गए, लकड़ी का बुरादा हो गया, लकड़ी का छीलन हो गया, भूसा हो गया, रद्दी कागज, रद्दी व बेकार वस्तुएं हो गई, इन सबको एकत्रित कर लेते हैं और उसके बाद इसमें जो कठोर वस्तुएं होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेते हैं और जो कोमल वस्तुएं होती हैं उसको सुखा लेते हैं। क्या करते हैं, सुखा लेते हैं। तो इन दोनों को हम अलग कर लेते हैं। अब अगला जो है पॉइंट, पशुमल, ठीक है, गाय या भैंस के गोबर, जानवरों के गोबर, सभी पालतू पशुओं के, गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, बैल आदि का बिछौना और उसके गोबर, मूत्र आदि को एकत्रित करते हैं। और उसके बाद अगला जो है मूत्रीय मिट्टी, यानी कि पशुओं के नीचे जहाँ पशु रहते हैं या पशुशाला जो है हमारा, वहाँ पे पशुओं के नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, पशुओं जब वहाँ पे पशु रहते हैं तो पशु के मल मूत्र का वहाँ पे क्या होता है, शोषण होता है। तो उस मिट्टी को भी काम में हम ले सकते हैं खाद बनाने के लिए। हर तीसरे महीने बाद पशुओं के नीचे से 16 सेंटीमीटर गहरी मिट्टी की मिट्टी खोद लेनी चाहिए, जिससे मिट्टी उठाकर नई मिट्टी उस जगह पर दोबारा भरते रहना चाहिए। देखो, जहाँ पे हमारे पशु रहते हैं या पशुशाला जिसे कहते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ की जो मिट्टी होती है हर 3 महीने बाद उस मिट्टी की जो 16 सेंटीमीटर की मोटाई में, कितना, 16 सेंटीमीटर की मोटाई पे मिट्टी को हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं, उसके बाद दूसरी मिट्टी डाल देते हैं और जो मिट्टी निकालते हैं उसको भी हम कंपोस्ट खाद बनाने में उसका भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला जो है लकड़ी की राख, किसका, लकड़ी की राख, जैसे कि घर में खाना बनाने के लिए फिर जो लकड़ी जलाने के बाद जो लकड़ी की राख बचती है उसका भी उपयोग हम कंपोस्ट खाद बनाने में अच्छे से कर सकते हैं। तो यह कंपोस्ट की अम्लीयता को कम करने तथा पोटेशियम की वृद्धि करने के काम आता है। क्या, लकड़ी की खाद, ये जो लकड़ी की राख, ये जो लकड़ी की राख है यह कंपोस्ट खाद की अम्लीयता कम करने और साथ ही साथ जो है उसमें पोटेशियम की मात्रा बढ़ाने के काम में आता है। आगे देखें दोस्तों, तो इसमें अगला पॉइंट जो है जल एवं वायु, किसका, जल एवं वायु का, क्या होगा, जल एवं वायु, ठीक है, पानी और हवा, जीवाणुओं की क्रियाशीलता के लिए जल तथा वायु दोनों आवश्यक हैं। जो उसमें जीवाणु होते हैं उनको बनाए रखने, उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाए रखने के लिए, उनको जीवित रखने के लिए, जीवित रहने के लिए जल और वायु दोनों आवश्यक हैं। यदि अधिक वर्षा होती है तो खाद के ढेर छाए में लगाते हैं। यदि छाए की व्यवस्था ना हो सके तो वर्षा ऋतु में जून से सितंबर तक कंपोस्ट नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं, देखिए, कंपोस्ट बनाने के लिए या कंपोस्ट खाद बनाने के लिए एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर जहाँ पे हम कंपोस्ट खाद बना रहे हैं, जहाँ पे कंपोस्ट खाद बनाने के लिए गड्ढा तैयार किए हैं,
वो छाए में होना चाहिए। नहीं तो अगर अत्यधिक वर्षा होती है तो उस अवस्था में भी खाद बनाने में या कंपोस्ट होने में, कंपोस्ट बनाने में समस्या उत्पन्न होगी। तो इससे बचने के लिए, अगर छाए की सुविधा नहीं है तो इससे बचने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, जून माह से सितंबर माह तक कंपोस्ट खाद नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे, जून माह से सितंबर माह तक कंपोस्ट खाद नहीं बनाएंगे। तो ये थी इंदौर विधि से कंपोस्ट खाद बनाने की विधि और कौन कौन सी वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, कैसे कैसे। ठीक है, अब अगली जो विधि है ये है बेंगलोर विधि। कौन सी है, बेंगलोर विधि। यह विधि भारत में विकसित की गई। हमने इंदौर विधि के बारे में डिस्कशन किया और ये बेंगलोर विधि दूसरी जो जिस विधि के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यह विधि बेंगलोर में, कहाँ पे, भारत में बेंगलोर में विकसित की गई। इसे शहर के कचरे और रात की मिट्टी के निपटान के लिए एक संतोषजनक विधि के रूप में क्या किया, अनुशासित किया गया। ये जो बेंगलोर विधि है ये शहरों के कूड़ा करकट, जो शहरों से निकले हुए कूड़ा करकट होते हैं, नालियों की मिट्टियाँ होती हैं, जो रेत सिल्ट होते हैं, उन सबको जो है, जो शहर के जो कचरे होते हैं, रेत होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, उसको खाद के रूप में या उससे निपटने के लिए खाद के रूप में प्रयोग करने के लिए यह विधि का बनाया गया। तो 4.5 से 2.5 मीटर और 90 सेंटीमीटर में खोदे गए गड्ढे, खाद के गड्ढे कंपोस्ट की बेंगलोर विधि में 25 सेंटीमीटर मोटी सूखी अपशिष्ट सामग्री को इकट्ठा करके गड्ढे में फैला दे। देखिए, एक गड्ढा तैयार करते हैं, सेम जैसे इंदौर विधि में गड्ढा तैयार करते हैं, इसमें क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर मोटी तह पे क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर की मोटी तह पे अपशिष्ट सूखे सामग्री को फैला देते हैं। क्या करते हैं, जो सूखे कूड़ा करकट होते हैं उनको फैला देते हैं और नमी के लिए इसमें पानी और गाय के गोबर का गाढ़ा घोल छिड़क देते हैं। ठीक है, गीली परत के ऊपर सूखे कचरे की एक पतली परत फिर बिछा देते हैं, फिर गड्ढे को वैकल्पिक रूप से सामग्री, सूखी परत और गाय के गोबर से तब तक भरा जाता। देखिए, एक परत जो है हम सूखे पदार्थों को, कूड़ा करकट को डालेंगे, उसके बाद गीला गाय का गोबर, फिर उसी के बाद सूखे पदार्थ, फिर गाय का गोबर, इसी प्रक्रिया से क्या करते हैं, गड्ढे को पूरी तरीके से भर देते हैं। और यह जमीन के स्तर, जब गड्ढा भर जाए और जो सरफेस एरिया है, जमीन से 0.5 सेंटीमीटर, कितना, 0.5 मीटर, सॉरी 0.5 मीटर ऊपर ना उठ जाए और गीली मिट्टी से प्लास्टर कर दिया जाता है। क्या करते, गड्ढे को अच्छे से गीली मिट्टी से लेप दिया जाता है, प्लास्टर कर दिया, और लगभग 4 से 6 महीने बाद यह आवश्यकता पड़ने पर बिना किसी बाधा के इसे खोल दिया जाता है। इस विधि से क्या होता है, श्रम लागत बचती है, क्योंकि इनमें पलटने और पानी के नियमित छिड़काव की आवश्यकता नहीं होती। कौन सी विधि में, बेंगलोर विधि में। हमने इंदौर विधि में ये चर्चा की थी। इंदौर विधि में क्या है कि उसमें बार बार उसको पलटना भी पड़ता है खाद को, लेकिन बेंगलोर विधि में ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हमने पूरी प्रक्रिया की और उसके बाद उस पर लेप लगा के 4-5 महीने के लिए उसे छोड़ दिया और उसे अपने आवश्यकता अनुसार खोलेंगे तो हमारी खाद बन के तैयार हो जाती है। अब बात करेंगे कि इस खाद के, कंपोस्ट खाद के फायदे क्या होते हैं। तो वैसे खाद के, जो ऑर्गेनिक खाद या कंपोस्ट खाद होती है, वो हमारी मृदा के लिए एक तरह से मृदा का जो है उसकी भौतिक संरचना, रासायनिक मतलब मिट्टी के लिए पोषक तत्व और मिट्टी को बहुत अधिक लाभदायक होती है। मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करती है। इसे मृदा कंडीशनर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदा कंडीशनर कहा जाता है। किसे कहा जाता है मृदा कंडीशनर, कंपोस्ट खाद को। और खाद जो है, खाद में पौधों के स्वास्थ्य विकास के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के बुनियादी पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, जो खाद होती है, ऑर्गेनिक खाद होती है, जैविक खाद होती है, कंपोस्ट होती है, इसमें किसी भी पौधे के वृद्धि एवं बढ़ावर के लिए उसमें अनेक प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जिससे ये इनमें वृद्धि और बढ़ावर अच्छे से हो जाए। खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और कुछ सूक्ष्म जीव पदार्थ भी, सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया, तांबा, लोहा, जस्ता आदि पाए जाते हैं। देखो, ये जो खाद है, कंपोस्ट खाद या फिर ऑर्गेनिक खाद, हम अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग, हमारा सब्जेक्ट ही ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो हम ऑर्गेनिक पे ही चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ऑर्गेनिक का प्रयोग करने से कितना क्या लाभ होता है। हमने खाद बनाने की 2 विधियों के बारे में डिस्कशन किया, इंदौर विधि और बेंगलोर विधि। ठीक है, दोनों जो है थोड़ा सा जो बेंगलोर विधि है वो इंदौर विधि से थोड़ा सा
कम श्रम और कम लागत में बन जाती है, ठीक है। और इसके जो फायदे होते हैं, इसके फायदे हैं कि मृदा में सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, और मृदा में क्या कहते पौधों के विकास के लिए पोषक तत्व जो है वो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं, और मिट्टी की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। तो दोस्तों आज जो है हमने कंपोस्ट बनाने की 2 विधियों के बारे में जाना और कंपोस्ट खाद के फायदों के बारे में भी जाना। तो आज की जो हमारी क्लास होती है दोस्तों, ये यहीं पे होती है समाप्त। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।